भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय की इस खास पेशकश में। भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ अलग है, जो दुनिया को वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देती है। ये संस्कृति उस ज्ञान परंपरा की वाहक है जिसमें कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, समानता और स्वतंत्रता इसके मूल में है। IGNCA इसी समृद्ध संस्कृति को सहेजने और इसे आगे बढ़ाने का काम काफी अच्छे से कर रहा है। और इसी सिलसिले में हमने शुरू किया है अपना खास कार्यक्रम संस्कृति संवाद, जिसमें हमें सहयोग मिला है प्रसार भारती और दूरदर्शन का। इसमें हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं भारत की संस्कृति के रंग बिरंगे पहलू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, आज की झलकियों के साथ। इस सत्र में असम के मोइदम्स को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। The splendor of crystal blue waterline and tiny waves of the Indian Ocean in Bali. One Indian concept, one culture which is reflected in this. चिक्खल गांव लोकमान्य तिलक का पैतृक गांव है। चिक्खल गांव में कुल 178 परिवार रहते हैं। IGNCA अपने मुख्य केंद्र और रीजनल सेंटर्स पर हर हफ्ते बुक लॉन्चेस, पेंटिंग प्रदर्शनी, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स द्वारा किसी टॉपिक पर टॉक शो, सेमिनार और अपने फील्ड में बेहतरीन योगदान देने वाले लोगों की याद में मेमोरियल लेक्चर और स्पेशल कल्चरल इवेंट्स का आयोजन करता है। तो आइए संस्कृति संवाद के इस सेगमेंट में देखते हैं IGNCA में पिछले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया और नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन हुआ। यह आयोजन वैश्विक धरोहरों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इस सत्र में असम के मोइदम्स को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये जो साइट हमारी इंस्क्राइब हुई है, ये पूर्वोत्तर भारत के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता और आसाम के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ ही भारत विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हजारों वर्षों से चली आ रही है। इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए IGNCA ने विश्व धरोहर सत्र के दौरान भारत लोकतंत्र की जननी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में लोकतंत्र की परंपरा को प्रदर्शित किया गया। देश विदेश से आए प्रतिनिधियों ने इस प्रदर्शनी की सराहना की। My name is Tu Won-jo from Republic of Korea. So I am currently serving as a president Ecomos Ecoforce. Congratulations on this meaningful exhibition. Its definition is history stems from all over the world. Focused on India, it is also very valuable to proceed such a spirit of the community involvement. To talk of the presentations that we are seeing here, very well thought presentations depicting the rich history
and heritage of history, of India, as well as the democracy process. इसमें लगी मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल की प्रतिकृति आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाती है। ये प्रदर्शनी बहुलतावाद, सहिष्णुता और सामूहिक शासन की परंपरा प्रमाण है। प्रोफेसर नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य में आलोचना को एक नई दिशा दी। IGNC का कला निधि विभाग उनकी स्मृति में हर साल प्रोफेसर नामवर सिंह स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। इस साल केंद्र ने उनकी स्मृति में नामवर का होना और न होना विषय पर व्याख्यान आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान नामवर सिंह की पुस्तक हिंदी कविता की परंपरा का लोकार्पण भी किया गया, जिसका संकलन उनके बेटे विजय प्रकाश सिंह ने किया। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में IGNC के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी आलोचना को नामवर सिंह जी ने समालोचना में बदला और नामवर जी समालोचक थे। समालोचक मैं इस अर्थ में कहता हूँ कि वो सम्यक व्यवहार उनके व्यक्तित्व का केंद्रीय बिंदु था। व्याख्यान के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पचौरी ने कहा, मन में हमारे उनके प्रति आदर रहा हमेशा कि वो बेहद पढ़े लिखे, बहुत कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्नमति से हमेशा लैस, उद्धरणों के भंडार थे वो पूरी जिंदगी जंजीरों को तोड़ते रहे। वहीं विजय प्रकाश सिंह ने कहा कि उनके पिता सरस्वती पुत्र थे। IGNC के कला दर्शन विभाग ने वामाक्षी महिलाओं की दृष्टि से भक्ति विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। कला, सौंदर्य शास्त्र और भारत की सांस्कृतिक विरासत श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित इस व्याख्यान की वक्ता थी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका डॉक्टर सुभद्रा देसाई। These women were the earliest poetesses of our country, whose feelings and spiritual experiences arrived to us through songs, preserved through oral traditions in different genres of Indian music. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित IGNC के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, ये जो हमारी सारी जो संत परंपरा है, और ये सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत ही नहीं है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती की भी परंपरा है, जिसका हमने पार्लियामेंट में भी एक बहुत सुंदर सा डिपिक्शन किया है कि हमारे यहाँ किसी भी भाषा के, किसी भी परिवेश के, किसी भी जगह के हमारे संत हों, सब बात एक ही कहती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे कथक नृत्य की एक अद्भुत प्रस्तुति की ओर, जिसे पेश किया है विश्वदीप ने। कथक, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है, अपनी नाजुकता और भाव भंगिमा के लिए जाना जाता है। इस नृत्य शैली में कथा और नृत्य का एक सुंदर संगम होता है। विश्वदीप जयपुर घराना की नई पीढ़ी के फ्लैग बेरर हैं। विश्वदीप स्पिक मैके के पैनल पर एक कलाकार हैं और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल स्टेजेस पर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया है। उन्हें प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान अवार्ड से नवाजित किया गया है। आइए देखते हैं विश्वदीप की इस खूबसूरत प्रस्तुति को, जिसमें उन्होंने कथक की सूक्ष्मता और उत्कृष्टता को बखूबी प्रस्तुत किया।
तट पर बाट तकत गोपी ग्वाल कर हाय 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 कालिया वनमाल गले सिर मोर पखा कट पीत पीतांबर अति सोहे ले गेंद हाथ सब सखा साथ चल पग पटकत मेरो मन भाए कालिया बैठाड़ आवे मोहन कालिया बैठाड़ आवे मोहन जमुना के तट पर बाट तकत बाट तकत जमुना के तट पर बाट तकत गोपी ग्वाल कर हाय 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 कालिया तीर किशोर मचावड़ भारी आकुल वृक्ष व्याकुल नर नारी धाय नंद धाये महातारी रोए पुकार राधा सखी प्यारी कालिया पे कालिया कालिया बैठा कालिया बैठा शीतल कदमन के अरुमंद सुगंध पुरवाई उत धेनु चरावत ग्वाल बाल इत स्वाद लेत सब दही मही फिर कृष्ण कहत चलो खेले खेल ये गेंद हाथ लो रचो में तुम उत ठाड़ो तुम पास इधर तुम लोग दूर इत नंद पुछे विश्वदीप की मनमोहक कथक प्रस्तुति को देखकर आप खिल उठे होंगे। और हमारा अगला सेगमेंट है वो जहां हम आपको दिखाते हैं फिल्में जिसमें हमारी संस्कृति की झलक देखने को मिले। तो आज की फिल्म है बाली यात्रा। दे से दे केम फ्रॉम इंडिया। बाली में गुरुकुल प्रणाली की एक लंबी विरासत है। दिस फिल्म डॉक्यूमेंट्स वेरियस क्रिएटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि आइकन इमेजेस, वुडन और स्टोन स्कल्पचर्स और भी बहुत कुछ। इसमें एक खास गांव को दिखाया गया है जिसमें लगभग 600 लोग पिछले 1000 सालों से अपने यूनिक ट्रेडिशन का पालन कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डॉक्टर गौतम चैटर्जी ने। तो आइए देखते हैं इस अद्भुत फिल्म को और समझते हैं बाली की सांस्कृतिक धरोहर को। The splendor of crystal blue waterline and tiny waves of the Indian Ocean in Bali, assured with nature's emotion that speak volumes about the spontaneity and tranquility that envelopes the land and reflects in the people and their culture. To explore the nuances of Indian culture and also fathom the roots of Indian ancestors who came to Bali some millennia ago, we journeyed to Denpasar to document the Bali festival. Where one can see the variety of motif, thought, themes and cultural symbolism across
across Southeast Asian culture, playing to the tune of natural affinity here at Bali. Bali Yatra was one of our focus to understand how from the ancient Kalinga or the modern Orissa, people came to this land which is celebrated through a romantic enactment called Bali Yatra, where the prince of Kalinga fell in love with the daughter of a Bali priest. From here, the search for the remnants of Indian cultural nostalgia starts, and Baisakhi Temple is one of the punctuations which showcases the symbolic Indian spiritual trinity. Here, one can see Shiva Temple in the center, Vishnu on its right, and Brahma on its left, Ishvara in east, and Mahadeva in west. Vishnu symbolically represented with black color, Mahadev in yellow, white is Ishvara, and red is Brahma. These are the symbolic colors which denote these gods. Interestingly, these temples do not have icons unlike India, but rituals. Priests and reverence of the people thrive alike the Indian sentiments. From the uniqueness of the Baisakhi temple, we journey deep to understand the system of Pedandas from head Pedanda Gunung himself. We learnt that there are 650 Pedandas or priests. Creativity, be it in mask making or cane work, and even manuscript writing made us nostalgic about India. They live a community life, so closely knitted that others may envy, but they carry on amalgamative tradition of millennia, yet live a functional life with creativity and tradition amidst the sea change in the consumer-hungry world today. सिने सर्कल में इस खास फिल्म को देखने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, विशेष साक्षात्कार, जिसमें हम किसी जानी मानी शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज इसमें बात होगी पद्म भूषण डॉक्टर रामचंद्रन नागस्वामी की। डॉक्टर नागस्वामी भारतीय पुरातत्व और इतिहास के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास के अध्ययन में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने अपने काम से तमिलनाडु और दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी किताबें और उनके लेखों की चर्चा दूर दूर तक होती है। IGNC के साथ उनका जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव के माध्यम से कई परियोजनाओं का नेतृत्व किया और संस्थान के कार्यों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आइए इस विशेष साक्षात्कार में आज मुलाकात करते हैं डॉक्टर रामचंद्रन नागस्वामी से और जानते हैं उनके जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में। I would like to ask you, sir, to say something very specific and enlightening about the relationship between Sanskrit and ancient or classical Tamil. The Tamil is the most ancient classical language of India. Right, sir. And Tamil means sweet, beautiful. So, from the very beginning of historical period, we have beautiful poetry that goes back to 1st century BC to 2nd century AD, and we have a large collection of poems, more than 2,800 poems in Tamil,
from that period onwards, which we call historical period. From the very beginning, we see that there is no difference in outlook or cultural output in these poems. They are always with the one Indian concept, one culture, which is reflected in this collection of 2,800. The language has developed and it has imbibed the incoming Sanskrit tradition continuously for the past 2,000 years. In the earliest period, as I told you, out of 2,800 poems, we have two parts. One part is called the Aham poetry. The other part is called Puram poetry. Aham means what is known in Sanskrit parlance, Sringara, and Puram means external activity. Now it can be compared to what we call Kama. Aham means Kama, Sringara, and Puram represents Dharma and Artha. These are called Aram and Parul, Dharma and Artha. So these are the two Purusharthas. Yeah, Purusharthas. So that itself shows Dharma, Artha and Kama. Kama is the Aham poems. Yes, Sringara. Sringara. Out of 2,800 poems, 2,300 poems represent Aham poems. The other nearly 500 poems, they speak about the Dharma and Artha of the ruling kings, the people, the musicians, the dancers, and other aspects in the Puram collection. From the very beginning, we are one from other parts of India. They are not separated in any way. And then it also refers to Nal Veda, 4 Vedas and Veda Neri, that is Veda Marga. That's also mentioned in that first poem itself. Aryavarta, where lot of yagas are performed, Vedic sacrifices are performed, and the black bug used to roam about freely, and this particular thing is mentioned in this first Tamil poem, where the black bug are said to come and sleep by the side of the Vedic sacrifices performed by the Brahmanas. विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर नागस्वामी के जीवन के बारे में जानने के बाद हम आपको लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। चिखलगांव महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक खूबसूरत गांव है जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ का ग्रीन एनवायरनमेंट और सुंदरता इसे एक आदर्श स्थान बनाते हैं। आज मेरा गांव मेरी धरोहर में हम आपको चिखलगांव के बारे में बताएंगे। नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग में बात गांव की होती है, जिसमें गांव से जुड़ी कहानियां, यहाँ के रीत रिवाज, यहाँ का खान पान, मेले और त्योहार, ऐतिहासिक स्थल और वास्तुकला के साथ साथ और भी कई पहलुओं को दिखाया जाता है। तो आज देखिए चिखलगांव की सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक महत्व को। चिखल
यहाँ की स्पेशल डिश फिश नचनी भाकरी है और यहाँ के लोग होली, गणपति स्थापना और विसर्जन, दही हांडी बहुत ही जोर और शोर से मनाते हैं। तो आपको संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। अगर आपके पास हमारे प्रोग्राम को लेकर कोई सजेशन है तो उसे भी हमें भेजिए ताकि इसे हम और बेहतर बना सके। अपने सुझाव आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNCA के खास शो संस्कृति संवाद के साथ, जहां बात होगी भारत की रंगीन संस्कृति के बारे में। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।